तो कैसे हो दोस्तों। मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल टीईसी पे। तो आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं मॉड्यूल 1 का लास्ट लेक्चर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो प्यार से इसमें वीडियो में बने रहिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं इसको बिना समय को व्यर्थ किए हुए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है। तो पहले हम लोग रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। तो जैसा कि मुझे याद है, इस मॉड्यूल को पूरा रिकैप करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मुझे याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले ये एटम्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था ना कि एटम्स क्या होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद पढ़े थे उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एटम्स के बाद पढ़े थे कि एटम्स किस किस चीज के बने होते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें कि प्रोटॉन्स होता है निगेटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है। गौर से देखो। बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट एटम्स होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर पढ़ा था हमने जे थॉमसन्स मॉडल, जो कि थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और ये क्यों निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? क्योंकि देखो, अगर एक पुडिंग है, क्रिसमस पुडिंग जैसा कि होता है, देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ उसका। ये एक पुडिंग है। फिगर देखिए ध्यान से। ये एक फिगर था जिसमें ये बस निगेटिव चार्ज थे। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही तो होगा ना भाई, तब तो इसको ये बैलेंस करता होगा। क्योंकि उन्होंने बोला था कि एटम जो होते हैं न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब। तो इसमें यही चीज बताया गया था कि एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। इसमें यह था कि न्यूक्लियस का खोज जिस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम प्लम पुडिंग मॉडल आया हुआ था। और इसका सिंपली ये बोलना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज कंडक्ट करते हैं। उसी को इन्होंने प्रूव किया था। ये था आपका प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने तरह तरह के इफेक्ट्स का नाम पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, मैं बार बार आपको रिकैप कराते चल रहा हूँ। याद रखना, ये सब एग्जाम में भूल मत जाना। अभी अभी पढ़ रहे हो, बाद में भूलना मत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर। ब्लैक बॉडी हम लोगों ने पढ़ा था। बॉडी ब्लैक बॉडी क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पिछले टॉपिक पे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी प्रॉब्लम होता चले आप कमेंट बॉक्स में पूछते चलना। हिचकिचाना मत, दोस्त दोस्त की तरह बात करना एकदम। कोई सर वाला रिश्ता नहीं है हमारा आपका, एकदम दोस्त की तरह प्यार से बात करते हुए चलना है। जो जो प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हुए चलना, ठीक है। उसका हम लोगों ने एक और पढ़ा था जो कि हम लोग के लिए काफी जरूरी था। कौन सा था वो था आपका एक क्वांटम ट्यूनलिंग। ठीक, ट्यूनलिंग, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी था। और एक हमने पढ़ा था जो कि थोड़ा इजी है आपके लिए, द रमन इफेक्ट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द रमन इफेक्ट। देखो, अब मैं इसमें कुछ कुछ मार्क कर रहा हूँ, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी था। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी तो थोड़ा ठीक ठाक था। ये आपके लिए वीवीआई था। ये आपके लिए वीवीआई था, ये वाला। क्वांटम ट्यूनलिंग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये मैं 100% श्योर हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो इसे पिछला वाला लेक्चर 3 जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको फिर से रिकैप कराता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? इसमें था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ सन। मतलब सन के प्रेजेंस में जो इमिशन होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि फोटो मींस लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है जहाँ पे उत्पन्न होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि बोहर साहब का थ्योरी था जिसके हिसाब से सब कुछ फिक्स होता है केटम में। तो उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को भी देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था जो कि हिसेनबर्ग थ्योरी में बताया गया था। इन्होंने बताया था कि कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, यही था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद क्वांटम ट्यूनलिंग था। क्वांटम ट्यूनलिंग में भी मैंने पढ़ा था कि बैरियर के थ्रू जो फोर्स जाता है वो उसको डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हुए जाता है। द रामन इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, लेकिन वो वीकर मात्रा में था वेवलेंथ के। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो थोड़ा शॉर्ट में हमने इसको रिकैप कर लिया। अगर आपको
ज़्यादा बेटर समझना है तो आप वीडियो को देखते हुए चलिएगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तीनों केमिस्ट्री का आपके इस चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा इस लेक्चर के बाद, और इसी लेक्चर के साथ साथ आपका मॉड्यूल वन भी खत्म होगा और मॉड्यूल जैसे ही खत्म होगा मॉड्यूल वन आपका, उसके साथ हम लेके आएंगे PYQ क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स पे ही हम PYQ लेके आएंगे आपके लिए। तो आप इस चैनल पे बस बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हमें पढ़ना था इसके बाद। चलिए आज हमें पढ़ना है क्या, ये देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उन सारे टॉपिक के बाद एक थ्योरी आता है आपके सामने, वो आता है आपके सामने क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है समझिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स भी होंगे जिनको मैं क्या बोलते हैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, और इसको समझने के बाद हम उन लोग उन वर्ड्स को भी समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं आप बोलोगे कि आपने बस इंग्लिश में धड़धड़ा दी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आपको काफी अच्छे से ब्रीफ मतलब डिटेल में समझाऊंगा। तो चलो पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी था कि क्रिस्टल field theory was proposed which described the metal ligand bond as an ionic bond arising purely from the electromagnetic radiation electrostatic interactions between the metal ions and ligands। मतलब metal ions और ligands के बीच में जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक इंटरेक्शंस थे, आयोनिक बॉन्ड, वही जो थ्योरी था उसी को प्रपोज किया गया था। और यह थ्योरी जो है एक एनायन का पॉइंट करता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डाइपोल्स होते हैं उनको यह क्या करता है, उनको ये कंसीडर करता है। तो इसको सिंपली आप इस वे में समझोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर्स आयन एज पॉइंट चार्जेस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज डाइपोल्स। मतलब जो आयन्स होते हैं उनको ये पॉइंट चार्जेस के रूप में कंसीडर करता है, और जो वो पॉइंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये डाइपोल के रूप में चलो वो कंसीडर करता है। तो देखो इसमें कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे हो गया एक मेटल लिगांड बॉन्ड। अब आप पूछो कि मेटल लिगांड बॉन्ड क्या होता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पहली बार कहीं सुने होगे आप लोग, वैसे उम्मीद नहीं कि पहली बार सुने होगे, लेकिन ठीक है, आप 12th में क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे तो नहीं पता, तो इसको भी मैं हर एक वर्ड को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। मेटल आयंस हो गए, लिगेंड्स हो गए, उसके बाद आपका है कंसिडर एनायंस। हाँ, एनायंस क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद डाइपोल्स क्या होता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके हम लोग अब कीवर्ड्स करते हैं नेक्स्ट में। चलो एक बार रिकैप कराता हूँ मैं आपको कि भाई कीवर्ड्स, सॉरी कीवर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं कीवर्ड करके चलता हूँ, रुको। की वर्ड्स मतलब जो इसमें जरूरी वर्ड्स है जिनको मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा थोड़े ब्रीफ में। तो एक बार फिर से देखो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड व्हिच डिस्क्राइब द मेटल लिगैंड बॉन्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड arising purely from the electrostatic interactions between the metal ions and ligands। crystal field theory considers ions as a point charges and neutral molecules as dipoles। मतलब ये जो थ्योरी प्रपोज किया गया था वो यह बताता है कि मेटल लिगैंड बॉन्ड एक आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, जो कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मेटल आयंस और लिगैंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है उसी से वही डिस्क्राइब करता है ये। और यही जो थ्योरी यही बताता है एनायन को एक पॉइंट चार्ज के रूप में बताता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को डाइपोल्स के रूप में बताता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि कीवर्ड्स में क्या क्या है। तो आपके कीवर्ड्स में सबसे पहला वर्ड था आपका डिफिनीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो अभी ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यह एक वही चीज है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल एंड लिगैंड, यही था ना आपका टॉपिक, जिसके वजह से वो मेटल फील्ड थ्योरी इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया गया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। देखो तो द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब अट्रैक्टिव, अब ये मत पूछ लो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या होता है, चलो मैं भी ये भी बता देता हूँ आपको, पढ़ाई बता ही रहा हूँ तो थोड़े से बताता हूँ। देखो अट्रैक्टिव मतलब क्या हुआ, चलो देखो। अब अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो दोनों को जब हम ऐसे करेंगे बीच में तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब एक दूसरे से ये चिपक जाएगा, ठीक। और यह साउथ पोल है और ये इसको भी मैंने साउथ पोल ऐसे किया तो ये रिपेल करेगा, मतलब ये एक दूसरे के को ऐसे फेंकेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यही सीन है यहाँ पे कि अट्रैक्शन मतलब होता है कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, और रिपल्सन मतलब हो गया जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ की तरफ सेम सेम पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये आपने मैग्नेट में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर। तो अट्रैक्शन रिपल्सन समझ गए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होता, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्लियर। और मेटल लिगैंड बॉन्ड, मेटल लिगैंड बॉन्ड भी उसमें था। तो मेटल लिगैंड बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स बिटवीन मेटल्स एंड लिगैंड्स आर कॉमनली रिफर्ड एज
ऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी पूछ लोगे, चलो बता देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ना मैं आपको दे दूंगा परमानेंटली और ना आप मुझे दोगे परमानेंटली, दोनों बस शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे, जैसे आपके पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मेरे पास, दोनों को जब लेके शेयर करके कोई बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको दे दिया और आपने एक मुझे दे दिया, उसको नहीं, बस शेयर करके, मतलब साथ साथ रहना है, मतलब अलग नहीं होंगे, साथ साथ रहेंगे, उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो वही थे यहाँ पे, बॉन्ड्स बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड्स आर कॉमनली रेफर्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड्स regardless of the nature of its metal ligand interaction. When a metal ion interact with a ligand it is fundamentally an acid base reaction. अब इनमें जो इंटरेक्शन होता है मेटल आयन का लिगैंड के साथ, तो ये जो है एसिड और बेस रिएक्शन ही होता है, ठीक है। क्लियर है। तो मेटल लिगैंड बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब इतना तो समझ गया कि भाई कीवर्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, ये भी मैंने समझा दिया आपको। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होते हैं वैसे ऑब्जेक्ट के साथ जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मेटल लिगैंड बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड लिगैंड्स आर कॉमनली कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होता है उसी को कोवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। चलो अब यहाँ पे आ गया एनायंस आया था, आप याद है? तो एनायंस क्या होते हैं ये पढ़ो। तो एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एनायंस। तो एक होता है एनायंस और दूसरा होता है कैटायंस। कैटायंस का आपके डिफिनीशन में कहीं पर चर्चा नहीं था, लेकिन जब हम लोग एनायंस की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग कैटायंस की बात भी कर लें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आगे चल के पीवाईक्यू में पूछ दे कि व्हाट इज एनायंस डिस्क्राइब, व्हाट इज कैटायंस डिस्क्राइब, पूछ सकता है ना, क्योंकि ये काफी बेसिक चीज है, आपको 11th-12th में ही क्या 9th-10th में भी पढ़ने को मिला होगा ये चीज। तो ठीक है, हम लोग समझते हैं अब क्या होता है। देखो, an anion is a molecule or group of molecules with one or more negative electric charge। मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है। तो अनायन एक अनायन जो है वो मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब या तो एक मॉलिक्यूल या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज जब कंडक्ट करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसी को हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक। और कैटायंस इसके जस्ट अपोजिट होगा। देखो कैटायंस, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके ध्यान में रहेगा कि अनायंस कैटायंस क्या होते हैं। अनायंस जो है वो नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा एनायन, या तो एक मॉलिक्यूल हो गया या फिर बहुत ज्यादा एनायन हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल, एनायंस मतलब मोर मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। कैटायंस वही हो गया। कैटायन मतलब एक मॉलिक्यूल, कैटायंस मतलब जहां पे एस लग गया तो वन और मोर मॉलिक्यूल्स, मतलब मोर मॉलिक्यूल्स होगा तो कैटायंस और एक हुआ तो कैटायन। क्लियर। तो कैटायन क्या होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ही कंडक्ट करता है मेरे ख्याल से। तो देखो, हाँ, मोर पॉजिटिव चार्जेज अटैच टू देम, देखो सही बोला मैंने आपको, कैटायंस हैव वन और मोर पॉजिटिव चार्जेज अटैच टू देम। क्लियर। बढ़े आगे। चलो अब आ गया क्या आपका डाइपोल्स। सबसे लास्ट आपका इसमें क्या था, वही कीवर्ड में सबसे लास्ट चीज था आपका क्या, वो जो आपका था थ्योरी, उसमें आपको एक चीज ये बताना था कि भाई डाइपोल्स क्या होते हैं। तो इसमें एक आपका लाइन आया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर्स एन आयन एज अ पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज अ डाइपोल्स। तो वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है डाइपोल्स जो है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल्स के रूप में जिनको ये कंसीडर करता है वो क्या होता है वो पढ़ना है हमें। चलो देखते हैं डाइपोल्स क्या होता है। ये काफी अच्छे से समझना है क्योंकि आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन में काफी आसानी से पूछा जा सकता है। तो चलो हम लोग बताते हैं डाइपोल्स क्या होता है। डाइपोल्स ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन एटम इन द सेम मॉलिक्यूल ड्यू टू अ हाई डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड। अब इतना लंबा इंग्लिश तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया नहीं होगा, चलो समझाता हूँ मैं आपको। डाइपोल कब ऑकर होते हैं, डाइपोल तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को अनइक्वली शेयर किया जाता है, मतलब इक्वल बराबर बराबर हिस्सों में नहीं शेयर किया जाता, इसके पास कुछ कम हो गया इसके पास कुछ ज्यादा हो गया, मतलब अनबैलेंस वे में शेयर किया जाता है उसको। कब, इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल में जो है कहीं हो सकता है इसको ज्यादा मिल गया और इसको कम मिल गया इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अ हाई डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड। अब देखो क्या है यहाँ पे कि डाइपोल्स ऑकर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर अनइक्वली बिटवीन एटम्स। मैंने आपको बताया कि अभी अनबैलेंस वे में इसका शेयरिंग होता है, कब, जब जो सेम मॉलिक्यूल में ये हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि भाई जिसके पास हाई डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो उसमें शेयर नॉर्मल सी बात है कि भाई मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था कि जहाँ पे एक वो वेव बना के, उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई कहाँ पे होगा, लो कहाँ पे होगा, देख लो वीडियो जाके समझ में आ जाएगा वो। तो वही सीन यहाँ पे है कि भाई जो तभी ये डाइपोल शॉकर होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है अनइक्वली वे में शेयर किया जाता है। कब, जब हाई मतलब काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम जो कि इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक। क्लियर। चलो उसके बाद क्या था आपका, डाइपोल इज अ मॉलिक्यूल और कोवैलेंट बॉन्ड दैट हैज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब देखो यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड आया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड हो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखना है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड।
सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिनोजन कोवैलेंट बॉन्ड पीवाई की मैं लेके आऊंगा तो उसमें आपको एक दो इसका एग्जांपल भी समझा दूंगा काफी अच्छे से। फिक्र करना है नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलो ठीक है, समझो यहाँ तक कि भाई ए डाइपोल इज अ मॉलिक्यूलर कोवैलेंट बॉन्ड दैट हैज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। देखो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है डाइपोल में, तो डाइपोल में भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? अब भाई एक चीज और रिकैप करो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं तो कौन से चार्ज हो सकते हैं एनायंस होंगे, हो सकता है कटायंस होंगे, लेकिन आयंस आपके डिफिनेशन में अनायंस की बात हुई थी जो कि नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? चलो चलो अब आइसोमर्स पे आते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो आइसोमर्स वैसे जैसे कि सेम केमिकल फार्मूला जो हो गया किसी चीज का, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक। H2SO4 जानते हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो उसमें डिफरेंट केमिकल स्पेसीज होंगे, मतलब सेम केमिकल फार्मूला लेकिन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। अब डिफरेंट केमिकल स्पेसीज आप पूछोगे क्या होता है, तो मतलब प्रॉपर्टीज उसके अलग अलग होंगे, उसका जो है वो उत्पन्न जहां से होता है वो आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स हम लोग समझ लें। आइसोमर्स आर डिफरेंट केमिकल स्पेसीज दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला, ये मैंने अभी आपको बताया। अब ट्रांजिशन मेटल्स में जो है ज्योमेट्रिक आइसोमर फॉर्म होते हैं। अब वो पूछोगे ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होते हैं, तो वो उन सारी चीजों को मैं आपको बताते हुए चलूंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इन विच द सेम एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स बट विद डिफरेंसेस इन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब स्पेस के ओरिएंटेशन के डिफरेंट होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं किसमें, जब एटम्स के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। तो आपको उतना लंबा याद रखने की जरूरत है नहीं, आप बस इतना याद रखो कि आइसोमर्स आर डिफरेंट केमिकल स्पेसीज दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला। इतना आप लिख दोगे आपका नंबर आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं है जरूरत। ठीक, क्लियर? चलो एक बार फिर से समझो क्या होता है। आइसोमर्स वो चीज़ें होती हैं जिनका डिफरेंट केमिकल स्पेसीज होता है और सेम केमिकल फार्मूला होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको जब पीवाई की कराऊंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी पीवाई की कराना है ना, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। लेक्चर आप लोग हो सकता है बोर कर दे आप लोगों को, लेकिन पीवाई की बोर नहीं करेगा ना। पीवाई की कराऊंगा तो आपके मन में ये जरूर होगा कि भाई चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता तो ये पढ़ लूंगा मैं। ये पढ़ोगे भाई क्या आप समझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो भाई आइसोमर्स देखो क्या होता है। आइसोमर्स में अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक आइसोमर्स वगैरह। देखो आइसोमर्स के कितने पार्ट है। आइसोमर्स को दो पार्टों में बांटा गया है, एक है आपका स्टेरियो आइसोमर्स। ध्यान से देखना है, इसको नोट करना अपने कॉपी में, ये पूछा जा सकता है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, अब इसको क्या बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स को? पैटियल आइसोमर्स। पैटियल आइसोमर्स। ध्यान से देखो, नोट करते रहना इसको अपने कॉपी में। एक पार्ट ये हो गया, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, वही। एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हो गया आपका स्टोरियो आइसोमर्स। ठीक, अब भाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है, एक दूसरे से लिंकेज होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे कि एग्जांपल इसका मैं आपको दे देता हूँ। देखो 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये सी है सी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। कहीं से आपको ये बॉन्ड टूटने वाला लग रहा है? देखो कहीं से नहीं टूटने वाला लग रहा है ये बॉन्ड आपको। देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, मतलब इनका कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। अब आपका आता है स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं अब स्टेरियो टाइप इसमें कितने क्या क्या होते हैं ये समझो। पहला क्या होता है, डिजास्टर, डिजास्टेरियो मर्स। ठीक है, दूसरा होता है इनैंटियोमर्स, एंटियोमर्स। मेरे ख्याल से इसको मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूँ खुद से, तब कहीं आपको समझ में आए। देखो चलो समझा दूँ? चलो देखो ध्यान से देखना। आइसोमर्स, आइसोमर्स के हो गए, और ये इतना लंबा करूंगा तो शायद आ नहीं पाए इसमें। चलो आइसोमर्स के हो गए 2 पार्ट, एक यहाँ पे आ गया ये, एक यहाँ पे आ गया ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, चलो पहला हो गया आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक, तो पहला हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दूसरा हो गया आपका स्टेरियो स्टेरियो आइसोमर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में तो कुछ पार्ट होता नहीं है, स्टेरियो स्टेरियो आइसोमर्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक, पहला दूसरा। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये बताएं। डिजास्टेरियोमर्स एक होता है और एक होता है आपका इनएंटियोमर्स। तो नोट करिए इसको, डिजास्टेरियोमर्स एक होता है आपका डिजास्टेरियोमर्स और दूसरा आपका होता है इनएंटियोमर्स। इनएंटियोमर्स। भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स अकेले होगा, आइसोमर्स के दो पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दूसरा स्टेरियो आइसोमर्स। अब स्टेरियो आइसोमर्स का भी दो पार्ट, डिजास्टेरियोमर्स और इनएंटियोमर्स। ठीक, डिजास्टेरियोमर्स के भी दो पार्ट, एक पार्ट होते हैं और उसके बाद इनएंटियोमर्स के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो इसके पार्ट थोड़े ज़्यादा हैं, इसके पार्ट थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं आपको वो समझाते हुए चलता हूँ। अब इसका भी एक होता है, इसका भी एक क्या होता है, इसका होता है एक सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स, इसका ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके होते हैं दो, एक दो। नोट करते रहना, ये मैं आपको इसको छोटा कर दूंगा ताकि स्क्रीन। इसके होता है कन्फॉर्मर्स रोटामर्स, कन्फॉर्म और रोटामर्स। रोटामर्स देखो, समझो, रिकैप लो। आइसोमर्स हो गया, केमिकल स्पेसीज सेम होंगे, डिफरेंट होंगे बट केमिकल फार्मूला सेम होगा। ठीक, उसके दो पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर्स के दो पार्ट, डाइजेस्टेरियोमर्स और इनएंटियोमर्स। अब डाइजेस्टेरियोमर्स के एक टाइप होता है सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब इसका क्या होता है, इनएंटियोमर्स के दो पार्ट, कॉन्ट्रोमर्स और रोटामर्स। ठीक, तो देखो इनको अगर मैं आपको डिटेल में समझाते चलूंगा तो 2 घंटे का क्लास चलेगा। तो जरूरी नहीं कि 2 घंटे का क्लास हम लोग करें, जरूरी ये है कि इसमें से दो दो भी क्वेश्चन ना छूटे, दो क्वेश्चन ना छूटे, उसका उसका मैं आप ख्याल रखूंगा। 2 घंटे का क्लास का ख्याल छोड़ो आप लोग, क्योंकि एग्जाम जरूरी है समझना, बाद में जरूरी है, पहले एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे ये जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। चलो आगे बढ़ो इसके साथ। देखो, अब आ गया आपका आइसोमर्स था, उसके बाद आपका आ गया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में वो था स्टेरियो आइसोमेरिज्म, मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद था इसमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको उस टाइम पढ़ा था कि लिंकेज लिंकेज मैंने आपको बताया था, 3 कार्बन और हाइड्रोजन का वो एक बॉन्ड बना के बताया था मैंने आपको इससे पहले। तो वही लिंकेज आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। दूसरा आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा, एक सेकेंड, तीसरा है आपका लोनिसेशन आइसोमेरिज्म और सोलवेट आइसोमेरिज्म। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का मैंने चर्चा किया था आपसे। देखो इसका आप चाहो तो, एक सेकेंड, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो इस आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे, जो जैसे कि मेटल लिगैंड बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गया, एनायन हो गया, कटायंस हो गया, डाइपोल्स हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ा आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स में दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आज, एक की क्या पार्ट्स होते हैं, आइसोमर्स किसको कहते हैं, सेम केमिकल स्पेसीज बट डिफरेंट केमिकल स्पेसीज बट सेम केमिकल फॉर्मूला, यही था। ठीक है, इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपका सेकंड ये लास्ट लेक्चर मॉड्यूल का समाप्त करूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और समझ पाएँ। धन्यवाद।